हेलो एवरीवन, मैं कपिल कुमार आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। बच्चों, बिना देर किए उठाइए कॉपी और पेन, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के लिए यूनिट 7 जिसका अपना नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाला हूं। और आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक से जिसका अपना नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, इधर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए इधर बच्चों, मैंने ये माना कि ये मेरे पास में किसी एक मेटल की सरफेस है और आप सभी ये भी जानते हो कि मेटल की सरफेस के अंदर लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना चाहें, मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालना चाहें, तो उसके लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन कहा जाता है, जिसे W से तो रिप्रेजेंट करते हैं और कैलकुलेट करने का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है H न्यू नॉट। H न्यू नॉट, यहां पर H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू नॉट होती है इंसिडेंट लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात यह भी बताई थी कि मान लीजिए हमारे पास में एक क्यू चार्ज का पार्टिकल है और इस पार्टिकल के अक्रॉस हमने V पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। जब इस पार्टिकल के अक्रॉस हम V पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है। जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसके ऊपर, या ये कह दो कि इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो मैंने लास्ट टाइम आपको कई बार बताया भी है, मैं आज फिर से बता देता हूं कि जब किसी क्यू चार्ज के पार्टिकल को वी पोटेंशियल प्रोवाइड करके मूव कराया जाता है तो इस पार्टिकल की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है ना बच्चों, वो K इक्वल्स टू क्यू वी होती है। और यहां पर Q होता है पार्टिकल का चार्ज और V होता है वो पोटेंशियल जिसे प्रोवाइड करके हमने पार्टिकल को मूव किया। देखिए इधर, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन की शुरुआत क्वांटम थ्योरी से की थी। किससे की थी बच्चों? क्वांटम थ्योरी से। बच्चों ध्यान देंगे एक एक बात पर, टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है। देखिए इधर, आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन की शुरुआत क्वांटम थ्योरी से की थी। और क्वांटम थ्योरी क्या कहती है पहले उसी का जिक्र कर लेते हैं। आप सभी को पता है, या मैं सीधे बात करता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, हम सभी को यह पता है कि जो क्वांटम थ्योरी होती है, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फोटोन होता है ना, उस फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन की जो अपनी एनर्जी होती है वो E इक्वल्स टू कितनी होती है? H न्यू। अब आप सभी ये भी जानते हो कि यहां पर आया हुआ जो ये H है ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है ये होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट की क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन ने कहा था अपनी इक्वेशन में क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए कि जो फोटोन होता है ना, उसमें से हर एक फोटोन की एनर्जी H न्यू के बराबर होती है। अब फिर इन्होंने ये कहा कि मान लो ये है हमारे पास में एक मेटेलिक सरफेस और इसके अंदर लार्ज नंबर में प्रेजेंट है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। आइंस्टाइन ने क्या काम किया कि एक फोटोन को इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया। जब इस फोटोन को इंसिडेंट किया तो आप सभी जानते हो कि इसके ऊपर जो एनर्जी है वो H न्यू के बराबर है। तो आइंस्टाइन ने बताया कि जब एक फोटोन इतनी एनर्जी लेकर मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो फोटोन की जो अपनी ये एनर्जी है ना, ये बोले तो कितनी? H न्यू। इतनी एनर्जी दो पार्ट में खर्च होती है। अब ये फोटोन आएगा मेटेलिक सरफेस से टकराएगा तो इसकी इतनी एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो पहले खर्च हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। बाहर निकालने से मतलब है वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में।
तो इसका कुछ पार्ट तो इस इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने में खर्च हुआ, और जो पार्ट यहां खर्च हुआ होगा वो इस बेसिस पर कितना होगा बच्चों, वर्क फंक्शन के बराबर। किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर। तो फोटोन लाया था इतनी एनर्जी, उसमें से इतनी हो गई खर्च, तो जो एनर्जी बच गई, जो बची हुई एनर्जी होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में खर्च होगी। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी है तो इलेक्ट्रॉन की होगी क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो जो बची हुई एनर्जी होती है ना वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए जरा इधर, तो आइंस्टाइन ने बताया था कि जो फोटोन की ये एनर्जी एच न्यू होती है, ये बच्चों स्पेंड होती है कितने पार्ट में, स्पेंड्स इन 2 वेज, 2 तरीके से खर्च होती है। पहला, इस एनर्जी का कुछ पार्ट खर्च हो जाता है वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में। तो मैंने लिखा कि कुछ पार्ट तो खर्च होगा वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में। वर्क फंक्शन कितना पार्ट प्रोवाइड कर रहा है, W। जो बची हुई एनर्जी है, कौन सी बची हुई एनर्जी होगी भाई, लाया था कितनी एनर्जी, एच न्यू, उसमें से खर्च कितनी कर दी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, W। तो अब जो बची हुई एनर्जी है वो एच न्यू माइनस W होगी। और इतनी जो एनर्जी है ना ये प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को क्या बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यदि मैं इस बात को यहां पर लिखना चाहूं तो मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम वाली, वो K मैक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, एच न्यू माइनस डब्ल्यू के, एच न्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगी बच्चों। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर हम एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको यह भी पता है कि यहां पर जो आया हुआ W है ना ये होता है बच्चों वर्क फंक्शन। क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो मैंने इस बात को यहां पर लिखा कि लेकिन मुझे यह भी पता है कि जो W है उसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एच न्यू नॉट। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकल कर आई थी इसे मैं और भी फर्दर लिख सकता हूं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब आप सभी देख रहे हो कि यहां पर H क्या है, कॉमन, तो जो पार्ट कॉमन है उसे बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस कितना बच्चों, न्यू नॉट। तो ये होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन अभी मैं एक छोटी सी चीज यहां पर और भी आगे प्रोसीड कर सकता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यदि मैं मान लूं कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का जो अपना मास है वो m है, कितना है, m। तो मैंने लिखा कि इफ यहां पर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है इसे हम क्या नाम देते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, बोलिए जल्दी। बिल्कुल ठीक, इसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब ये यहां से निकला होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। तो मैंने मान लिया ये मूव कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो वेलोसिटी जो होगी वो भी मैक्सिमम होगी। और वो मैंने मान ली वी मैक्स, कि वी मैक्स है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब अगर आप इस काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करो, काइनेटिक एनर्जी का जो कि मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब मास और वेलोसिटी पता हो तो लिखा जाता है बच्चों हाफ mv मैक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन आपको पता है ये एनर्जी भी किसके बराबर है, इसके, तो वो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या इसे कॉमन भी ले लोगे तो बन जाएगा ये न्यू नॉट। तो ये जो फाइनली इक्वेशन यहां पर निकल कर आती है इस इक्वेशन को ही बोला जाता है बच्चों आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हम इस इक्वेशन का यूज करके एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से एक न्यू टॉपिक के लिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए इधर, इस बार आपका टॉपिक ये है कि एक होता है हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक होती है इंसिडेंट लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी।
और एक होती है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो तीन टर्म्स मैंने अभी बताई, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहां पर फाइंड करके बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा। देखिए इधर बच्चों, मैंने ये माना कि मेरे पास में ये किसी एक मेटल की सरफेस है। जाहिर सी बात है, जब ये एक मेटल की सरफेस है तो डेफिनेटली इसके अंदर लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने केवल एक यहां पर बना के दिखा दिया। अब मैंने क्या काम किया, यहां पर इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट की। आप यूं भी कह सकते हो कि आपने फोटॉन्स इंसिडेंट किए, क्योंकि लाइट फोटॉन्स से मिलकर बनी होती है। तो मैंने इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट किया। अब आप सभी ये भी जानते हो कि जो ये फोटोन हमने इंसिडेंट किया है, इसके पास अपनी सर्टेन एनर्जी भी होगी, जो कि E=h के बराबर होती है। तो जब ये फोटोन इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा तो ये अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो एमिट होते वक्त इसकी अपनी कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी। तो इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, और उस टॉपिक के बेसिस पर मैंने इस बात को यहां पर लिखा भी कि वी नो दैट कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होती है वो Kmax इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होती है। ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ड्राइव कराया था, और ये मैंने इक्वेशन नंबर मान ली बच्चों 1। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस इक्वेशन के अंदर आया हुआ जो h है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो न्यू है ये होती है इस इंसिडेंट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो इसे लिख दिया, इसे मैंने यहां पर लिखा कि यह है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और यहां पर एक टर्म बची है ये न्यू नॉट। आप सभी जानते हो कि जो ये न्यू नॉट है ना, ये होती है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जरा इधर देखिए, क्योंकि अब आपको यह भी पता है जब इतनी एनर्जी से ये फोटोन आया, मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला है निकलते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से ये निकला है ना, मतलब फोटोन तो आकर यहां इंसिडेंट हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर ना निकले, तो इसके लिए आपको यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। याद कीजिए, एक टॉपिक आपको बताया गया था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि एक साइड में यहां पर रखी हुई थी एमीटर प्लेट, दूसरी साइड में थी कलेक्टर प्लेट। एमीटर प्लेट के ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंट किया तो बड़े ही प्यार से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले और निकलकर कलेक्टर प्लेट पर पहुंचे थे। फिर हमने कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, उसके नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन्हें रिपल्सन फील हुआ और वो फिर निकल ही नहीं पाए। तो याद करो वो टॉपिक जिसमें आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया गया था। तो उसी बात को याद रखते हुए मैंने एक छोटी सी बात कही कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो निकलते वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अभी इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना निकले, तो उसके लिए मुझे यहां पर लगानी पड़ेगी एक मेटेलिक प्लेट और उसे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कैसा पोटेंशियल? नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकने के लिए जो हमें नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर होता है उसे बच्चों हमने क्या कहा था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहा था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और रिप्रेजेंट किससे किया था? वी नॉट से। तो देखिए इधर, अब आपको पता है ये होगा एक पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है? E, और इसे रोकने के लिए कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया? वी नॉट। तो बच्चों आपने है ना 11th में काइनेटिक एनर्जी की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि रेस्ट में रखी गई किसी भी बॉडी को मूव कराने में या एक चलती हुई बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए
जितना भी वर्क डन करना पड़ता है ना, वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस बात को मैंने ध्यान में रखा। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन आपको रोकना है, कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया, V0। जब V0 पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला Q इंटू V होता है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर मैं इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं। तो मैंने इस बात को यहां पर लिखा कि इफ, यदि मैं यहां पर यह मान लूं कि E है यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है यहां पर चार्ज ऑफ क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब वो पोटेंशियल जिसे प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को एमिट होने से रोका जाएगा। तो जब मुझे पोटेंशियल पता है, चार्ज पता है, तो पोटेंशियल और चार्ज जब पता हो तो काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से लिखते हैं। तो मैंने लिखा देयरफॉर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए बच्चों, वहां पर क्यू है लेकिन यहां पर कितना है चार्ज इसका, E। तो क्यू को मैंने E में बदल दिया और V को बदल दिया किसमें, V0 में। और ये मान ली बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब जरा आप गौर फरमाइए, देखिए इधर हमारे पास में है दो इक्वेशन, पहली और दूसरी, क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस काइनेटिक एनर्जी की हैं तो मैं दोनों को इक्वेट तो कर सकता हूं। भाई गौर से देखिए, हमारे पास में यहां पर दो इक्वेशन है और दोनों ही इक्वेशंस है काइनेटिक एनर्जी की, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना तो बनता है। तो मैंने यहां पर लिखा कि आप मेरे कहने से फर्स्ट को इक्वेट कर दो सेकंड के साथ। जब ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट होंगी तो ये EV0 बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, H न्यू माइनस न्यू नॉट के, H न्यू माइनस न्यू नॉट के। अब आप यहां से क्या कर सकते हो कि इस E को नीचे ले जाओ, तो जो V0 होगा ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हो जाएगा H बाई E, और इनटू में होगा न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए इधर, तो ये वो रिलेशन है, ये वो रिलेशन है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब यदि आप यहां से थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करो तो आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और वो फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। यहां पर न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा होती है लाइट की वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर यदि मैं न्यू को न्यू नॉट कर दूं, न्यू को क्या कर दूं, न्यू नॉट, तो सी तो सी रहेगा, लेकिन लैम्डा को मैं क्या कर सकता हूं, लैम्डा नॉट, मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये बन जाएगी थ्रेशोल्ड क्या बच्चों, वेवलेंथ। भाई ये जो फॉर्मूला है ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की फॉर्म में है। अब मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में। तो यदि मैं इन चीजों को यहां इंप्लीमेंट करूं तो अब कंडीशन कुछ ऐसी होंगी कि जो ये V0 है ना, V0 ये हो जाएगा H बाई E, और इनटू में न्यू को लिख सकते हैं बच्चों C बाई कितना, लैम्डा, माइनस न्यू नॉट को लिख सकता हूं मैं C बाई कितना, लैम्डा नॉट। अब इन दोनों में से C कॉमन है, जब कॉमन है तो बाहर निकाल दो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एक नया फॉर्मूला बनकर आएगा HC डिवाइडेड बाई E, और इनटू में हो जाएगा बच्चों 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो ये वो रिक्वायर्ड रिलेशन थे जिनकी हमारी रिक्वायरमेंट थी। चलिए बच्चों, अब हम यहां पर बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर सॉल्व कराने वाला हूं, ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी पर भी सॉल्व करने हैं। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में एक मेटेलिक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। फिर हमने क्या काम किया कि जो मेटेलिक सरफेस आपको दी गई है जिसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट की जिसकी वेवलेंथ 330 नैनोमीटर दे रखी है। तो बताना यह है कि इतनी वेवलेंथ की लाइट की वजह से क्या वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा या नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के होने ना होने से मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे या नहीं। तो देखिए इधर, मान लो बच्चों ये है मेरे पास में एक मेटेलिक सरफेस जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लाइट यहां पर इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट के अंदर प्रेजेंट होंगे फोटोन।
अब आपको पता है जितनी वेवलेंथ लाइट की है उतनी फोटोन की होगी, तो यहां पर इसके लिए लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 330 नैनोमीटर, और हमें यह बताना है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। अगर मैं डायरेक्ट वे में कहूं तो पूछा यह गया कि इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। तो देखिए इधर, अगर ये आने वाला फोटोन, इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो जाए, मतलब 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाए तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या इससे ज्यादा हो जाए तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। यदि इस फोटोन की एनर्जी जिसकी वेवलेंथ इतनी दे रखी है, इस फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो इतनी या इससे ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और यदि इससे कम रह गई तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि इतनी वेवलेंथ के फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है। तो मैंने लिखा बेटा कि एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन है यहां पर, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो E इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों एच न्यू, लेकिन यहां पर न्यू ना देकर आपको लैम्डा दे रखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं एच सी डिवाइडेड बाई कितना, लैम्डा। लेकिन ये वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, इसे आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो ये हो जाएगी 330 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -9 मीटर। वैल्यूज पुट कीजिए। अब यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों ये जो h है इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34, और जो c है इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। बात करते हैं लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है बच्चों कितनी, 330 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना, 9। तो बच्चों जब हम यहां से इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ओवरऑल सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो आता है बच्चों कितना, 6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ये जो एनर्जी है इस फोटोन की वो इतने जूल निकल कर आती है। लेकिन आपको यह भी पता है वर्क फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एनर्जी आई है आपकी यहां पर निकलकर जूल में। तो आपको यहां पर छोटा सा काम यह करना होगा कि या तो वर्क फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है उसे जूल में कन्वर्ट कर लो, या जो एनर्जी आपने जूल में कैलकुलेट की है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहां पर जो ये एनर्जी आई है ना, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए लेता हूं। तो मैंने इस बात को यहां पर लिखा कि जो एनर्जी है वो है बच्चों 6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। लेकिन मैं यदि जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना चाहूं तो जूल, जो भी आंसर आया है जूल में, उसमें बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना होगा। तो मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से आप क्या करोगे, डिवाइड। तो ऐसा करने पर जो आंसर आपका फाइनली निकल कर आएगा वो किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 3.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि इस मेटेलिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए रिक्वायर्ड थी इतनी एनर्जी, लेकिन इतनी वेवलेंथ के फोटोन के पास केवल एनर्जी है इतनी, जो कि वर्क फंक्शन से कम है, जो कि वर्क फंक्शन से कैसी है, कम। जब वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से एक नए सवाल की। सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। सवाल में कहा गया है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखी है, और पूछा यह गया है कि इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर होगा। उस स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पूछा गया है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 वो कितना होगा। तो बच्चों थोड़ी ही देर पहले
मैंने आपको एक टॉपिक बताया था और उस टॉपिक में आपने इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था EV0। याद करो, जो टॉपिक आपको बताया गया था कि रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, तो वहां पर से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। अब बड़े ही प्यार से आपको देखना है इधर, जैसा कि क्वेश्चन में के मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये कितना दे रखा है EV0 के बराबर। मैंने ये जो वैल्यू है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, इसे यहां से उठाया और यहां पुट कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा तो V0 की जो वैल्यू होगी वो निकल कर आ जाएगी बच्चों 3 वोल्ट। कितनी आएगी 3 वोल्ट। तो रोकने के लिए जो पोटेंशियल हमें रिक्वायर होगा ना वो होगा बच्चों 3 वोल्ट। तो चलिए बच्चों बात करते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी सर्टेन एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला वो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखिए इधर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना जिसे V0 से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 वोल्ट है। तो बताना यह है कि उस इलेक्ट्रॉन की जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, थोड़ी देर ही पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता हो और लिखनी हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला होता है EV0। अब आपको इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज ये पुट करनी है और पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लास्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आप टर्म 2 के लिए सारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकोगे। थैंक्स।